हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चुंबक विद्युत चुंबक। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोग विद्युत चुंबक पढ़े थे, तो उसमें कुछ पॉइंट हमारा क्लियर अभी नहीं हुआ था, कुछ मतलब छूट गया था, उसको आज हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए हम लोग क्रूड पढ़ लिए थे। ठीक है, तो क्रूड क्या है? तो अगर परिनालिका जिस पर लपेट कर बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रूड कहा जाता है ना। जिस पर परिनालिका लिपटी रहती है उसे क्रूड कहा जाता है। तो देखा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगर क्रूड धारा के कारण चुंबक बन जाता है। जो क्रूड होता है अगर उसमें हम धारा प्रवाहित कर दें, परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो जब उसमें धारा प्रवाहित होते रहेगा तो क्रूड अब कैसा काम करना शुरू कर देगा? चुंबक जैसा काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद से हम देखेंगे अगला आगे क्या कर रहा है। इस प्रकार बने चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस प्रकार? यानी कि जब क्रूड में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक बन जाता है। जब उस प्रकार चुंबक बनता है तो उसकी जो चुंबक की तीव्रता होती है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ, नीचे दिया हुआ। यानी कौन कौन से बात है जिस पर निर्भर करती है? तो सबसे पहला पॉइंट हमको मिल रहा है क्या? परिनालिका में फेरों की संख्या। तो परिनालिका में फेरों की संख्या का मतलब क्या हो गया? जैसे परिनालिका होता है उस पर क्या होता है? तार लिपटा रहता है ना। यानी कितना मतलब जितना अधिक उस पर फेरा अधिक रहेगा उतना ही उसका चुंबकत्व गुण अधिक होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यदि तार के फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। यानी जो परिनालिका पर फेरों की संख्या जितना ही अधिक रहेगा उसका चुंबकत्व उतना ही अधिक होगा। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा विद्युत धारा का परिमाण। विद्युत धारा का परिमाण का मतलब हो गया कि हम जितना ही अधिक मात्रा में उसमें धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही चुंबकत्व गुण उसका अधिक होगा। ठीक है, तो देख ले, कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। यानी कि परिनालिका में हम जितना ही अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आगे देख लियो, कह रहा है कि क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, यानी कि क्रोड जो बना होता है वह किस प्रकार के पदार्थ का बनेगा इस पर भी यह निर्भर करता है। तो कहेगा परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है। ठीक है, यानी कि अगर परिनालिका में हम क्या करते हैं, नर्म लोहा का जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो चुंबकत्व का मान होगा वह क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। यानी कि जो क्रोड के कारण जो चुंबक बनता है उससे जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो परिनालिका के फेरों की संख्या पर, जितना फेरा अधिक होगा उतना ही चुंबकत्व अधिक होगा। दूसरा कह विद्युत धारा के परिमाण पर, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान जितना ही अधिक होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होता है। अगर उसके बाद अगला पॉइंट, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, तो परिनालिका में हम नरम लोहे के क्रोड का अगर प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो चुंबकत्व का मान होगा वह काफी अधिक होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर जान लेते हैं, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा भी जा सकता है। तो एक बात यहाँ पर हम जानेंगे, जैसे कि मान लिया जाए अगर कुछ पदार्थ जैसे इस्पात, जिसको हम स्टील भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ पदार्थ जैसे इस्पात न तो आसानी से चुंबकित होते हैं और न ही विचुंबकित होते हैं। यानी नहीं आसानी से इसको चुंबकित किया जा सकता है और नहीं विचुंबकित किया जा सकता है। इसलिए ऐसे पदार्थों का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस्पात होता है वो न तो आसानी से चुंबकित हो सकता है और न ही विचुंबकित हो सकता है। इसी गुण के कारण इस्पात का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत? अब एक बात हमसे और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, नर्म लोहा और इस्पात से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोह का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है, इस्पात का कि नरम लोहे का? तो नरम लोहे का होता है ना ऐसा। अब देख लियो, अब फिर पूछेगा स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इस्पात का। तो याद रखना है कि नरम लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है, जिसके कारण नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में। और स्थायी चुंबक का प्रयोग इसलिए, इस्पात का प्रयोग इसलिए किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में क्योंकि आसानी से नहीं चुंबकित होता है और न ही विचुंबकित होता है। इसी गुण के कारण इस्पात का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं हमसे एक और भरपूर सारे लोग दिमाग में बात बार, स्थायी चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक का तो मालूम है कि जब तक उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है, तो इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। और स्थायी चुंबक क्या होता है?
स्थायी चुंबक होता है वो अपने गुणों को निरंतर बनाए रखता है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा तो भी नहीं होगा तो भी, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने गुणों को क्या करता है, निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, तो स्थायी चुंबक कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, आगे पढ़ना है इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहे कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। कह रहा जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। कोई भी धारावाही चालक है, अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वहां पर एक बल लगेगा। समझ में आ रहा ना। अब देख लो आगे बढ़े, अगला पॉइंट कह रहा बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि जो यहाँ पे बल लगेगा कहाँ पे, यानी कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम रख देते हैं, ठीक है, मान लिया कोई चालक पदार्थ है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है, अगर इसमें रखते हैं तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार का बल लगेगा। और वह बल क्या कर रहा है कि उस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करते हैं। जो बल लगने वाला है वह क्या चुंबकीय क्षेत्र पर भी और इस पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस पर, दोनों पर यह निर्भर करता है। ठीक है, अब आते हैं अगला हम हेडिंग देखेंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम है। वाम मतलब क्या होता है, बायां, हस्त मतलब हाथ का नियम। समझ में आ गया होगा, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या कहता है, चलते हैं हम देखते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा जानी जा सकती है इस नियम के अनुसार। यानी कह रहे चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा है, समझ रहे ना, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उस पर जो धारावाही चालक रखा जाता है, उसमें रख दिया जाए तो उस पर जो बल की दिशा लगता है उसको जानने के लिए हम किसके माध्यम से जान सकते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग उसको जान सकते हैं। ठीक है, अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। कह रहा है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर क्या करना है, लंबवत फैलाना है। लंबवत मतलब क्या होता है, इसके बीच का 90 डिग्री कोण होना चाहिए, यानी तीनों को लंबवत परस्पर फैलाएं। और ये जो तर्जनी है इसको तर्जनी बोलते हैं। ठीक है, तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और माध्यमा क्या करेगा, उस पर लगने वाले धारा की दिशा बतलाता है, और जो अंगूठा होता है वो उस पर बल की दिशा को बताता है। ठीक है, ये कौन बताया है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यानी कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और किसको, अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं, जैसे हो गया माध्यमा, हो गया माध्यमा ने बीच वाला जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, तर्जनी, तर्जनी को हम क्या कहते हैं, 4 फिंगर कहते हैं, अंगूठा इसको थंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बताओ लो, सब कोई की जरूरत है इसका, रिंग फिंगर कहते हैं। ठीक ना, रिंग फिंगर है अंगूठी वाला। ठीक है, इसको कहते हैं लिटिल फिंगर, यानी कि कानी अंगुली ना कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, अंगुली का भी नाम होता है। ठीक है, रिंग वाला को खुश हो गए सो चल आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि भाई यदि हम अपने तीनों हाथों के, जैसे मान लो ये फैला गया, ये देखो एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री में फैला हुआ है, जब भूल जाना है तो ऐसा ही कर लेना है, फट से डिफिनेशन याद आएगा। बाएं हाथ के 3 अंगुली निकल गया, ये हो गया तर्जनी, मध्यमा और ये हो गया अंगूठा, परस्पर तीनों को लंबवत फैला देना है। समझ में आ रहा है ना, आइस देख लियो एक 90 डिग्री के बनाएगा, यहाँ समझ मान के चलो, सपोज किया जाए तो ये देख लियो, ये बताएगा कौन चीज, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या बताएगा, विद्युत धारा, और ये बताएगा इस पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, और ऐसे पता चल जाएगा किसने का किसका नियम है, ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। बात समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, विद्युत मोटर क्या है। अब विद्युत मोटर क्या है, अब विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब इस तरह एक बात आता है तो एक और बात हम लोग जान लेते हैं यहीं से, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बदलाव हो रहा है, किसका बदलाव होगा, देख लो, विद्युत ऊर्जा का बदलाव होगा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो जब यांत्रिक के बात आ रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा का तो बदलाव होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिस यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं, और जिस यंत्र द्वारा
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर में बदला जाता है उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। बात समझ रहा ना? यानी कि जिस यंत्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं। और जिस यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि एक रूप से दूसरे रूप से फिर पहला रूप में। तो ये इसको बदलेगा, मोटरवा बदल रहा है, इसको बदलेगा, जनरेटरवा बदल रहा है, ठीक है? यानी कि विद्युत मोटर बदलेगा, अब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देगा, अब विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ से विद्युत मोटर के बारे में जान लें। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है? यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदल दिया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो जिस यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बनावट वगैरह के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, किसमें? विद्युत मोटर में। तो कह रहा है कि विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में कैसा चुंबक होता है? एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की एक कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। यानी कि इसका अवतल मतलब क्या? मतलब जो बीच में खाली भाग रहता है, ऐसे मतलब ऐसे लोप रहेगा, माने बीच में खाली भाग रहेगा, उसमें क्या होता है? एक तांबे के तार की कुंडली रहती है, ठीक है? और जो तांबे के तार की कुंडली रहती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलयों R1 R2 से जुड़े होते हैं। यानी इसका जो खंडित वलय होते हैं, जो उसका मतलब सिरा रहता है, वो किससे जुड़ा रहता है? एक वलय R1 है, एक क्या है? R2 से जुड़े होते हैं। वलय को कार्बन के ब्रशों B1 तथा B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। जो वलय होता है ना वहां पे, जैसे मान लिया आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है आर्मेचर, यानी इसमें बीच में धंसा हुआ है। यहाँ पर जो कुंडली बनाया गया है ये वाला, इस कुंडली को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। इसी को आर्मेचर कहा जाता है। और ये जो खंडित बल यहाँ पर दिख रहा होगा R1 और क्या है? R2, ये दोनों मतलब इसका खंडित बल है। और इसके यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक करके दिख रहा है, ये कार्बन बरस है जो इसको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, यानी कि इस पर मतलब क्या करता है? उसको टच कर रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्पर्श कर जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं और इनसे एक बल युग्म बनता है जिसके कारण आर्मेचर क्या होता है? घूर्णन करने लगता है। कह रहा है कि जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उसमें चुंबकीय प्रवाहित करने पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कुंडली की जो भुजाएं होती है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर भुजा दिख रहा होगा, एक ए वाला है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर क्या है? बी सी है। इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा प्रवाहित होती है। और कह रहा है कि जो धारा का मान होता है वो समान होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। इसमें से इधर जाएगा और इसमें से इधर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। और जब यह क्या करता है? एक बल युग्म उत्पन्न करता है और उसी बल युग्म के कारण क्या होता है? आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है, ठीक है? ये हमारा क्लियर हो गया। चलो इस फिगर को बना लेना है, नोट कर। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जैसे मान लिया जाए, हम एक ऐसे पहले एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे एक तांबा का तार ले लिया जाए, उसको वृत्ताकार रूप में एक लूप मतलब बंद कुंडली बना दिया जाए और वहां पर क्या किया जाए कि एक चुंबकीय छड़ लाया जाए, रखा जाए दोनों को एक जगह पर। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एक मतलब कुंडली मतलब वृत्ताकार कुंडली बना दिया गया और यहाँ पर एक मतलब चुंबकीय छड़ रखा गया, ठीक है? अब यहाँ पर हम जब तक यह स्थिर है और इसमें हम चाहें तो एक गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना? इससे हमें धारा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इसमें धारा है कि नहीं है। तो करना क्या है इसमें, ये वृत्ताकार तार जो हो गया कुंडली बना हुआ है और इसमें एक हम क्या किए हैं? गैल्वेनोमीटर यंत्र लगा दिए हैं जिससे हमें धारा की प्राप्ति होती है, तो हमको मालूम चल जाता है। अब क्या होगा, ये जो छड़ चुंबक है, यानी कि जो चुंबकीय छड़ हम लिए हैं, इसके समीप मतलब जब तक ये छड़ चुंबक स्थिर है तब तक इसमें जो गैल्वेनोमीटर को हम देख रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही शीघ्रता से यानी कि तेजी के साथ एक बाइक या मतलब तेजी से लाएंगे या तेजी से उसके दूर उससे ले जाएंगे, तो जब शीघ्रता से उसको मतलब उससे दूर हटाया जाए या उससे उसके मतलब पास लाया जाए तो उसके वो एक अपेक्षिक गति उसको कह सकते हैं। तो इस अपेक्षिक गति जैसे ही होता है तब तक इसमें क्या होता है? एक धारा प्रेरित होता है। और जो ये धारा प्रेरित होता है और इसी धारा को हम क्या कहते हैं?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो प्रभाव वहां पर उत्पन्न होता है, जो धारा उत्पन्न होता है, और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको देख लिया जाए। कह कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच, मान लेते हैं हमारा कुंडली हो गया, चुंबक हो गया, कह रहा जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, और इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ आए ना। यानी कह रहा है जैसे कुंडली हो गया और ये एक चुंबकीय छड़ हो गया, और इसके बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है। अपेक्षिक मतलब एक बाइक आगे, मतलब तेजी से एकदम फास्ट, कि तो पीछे खींच लो, नहीं तो उसको नजदीक लाओ, तेजी से, धीरे धीरे नहीं, तेजी से लाएंगे, तब उसके बीच क्या होगी, एक धारा प्रेरित होगी, और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत। ये सबसे पहले किसने बताया था, ये तो हमारा डिफिनीशन हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, लेकिन इसको सबसे पहले किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। कब बताया था, 1831 ईस्वी में बताया था। तो देखते हैं, करेक्ट, सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में यह दिखाया कि यदि किसी चुंबक तार को बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रेरित प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई बंद कुंडली हो गया और एक क्षण चुंबक ले लिया गया, ठीक है, और उसकी दूरी को हम शीघ्रता से घटाएं या शीघ्रता से बढ़ाएं, शीघ्रता मतलब क्या होता है, तेजी से घटाया जाए या तेजी से बढ़ाया जाए, तो उसमें कुछ क्षण के लिए क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है उसमें। ये प्रयोग किसने किया था, फैराडे ने किया था। कब बताया था, 1831 ईस्वी में बताया था। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर यह क्या बना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ये तो हम समझ चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो वहां पर क्या होता है, एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसको हम जान लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम जी से सूचित करते हैं। गैल्वेनोमीटर किससे सूचित किया है, जी से। तो अगर गैल्वेनोमीटर जी एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को सूचित करती है। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा को मतलब देखा जाता है कि मापा जाता है कि इसमें विद्युत धारा है कि नहीं है, यह सूचित कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। प्रेरित धारा की दिशा तथा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा तथा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हाथ का दाहिना हाथ का नियम। ठीक है, अब चलो देखते हैं। कह कि जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तो चालक में धारा प्रेरित होती है। कह रहे कोई भी एक सीधा चालक ले लिया गया और उसको समकोणिक चलाएगा। समकोणिक मतलब क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलाया जाता है, तो क्या होता है, उसमें धारा प्रेरित होती है। और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी ये जो धारा प्रेरित होती है, इस धारा को जानने के लिए, चाहे इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए किसने, यानी फ्लेमिंग ने अपने दक्षिणी हाथ का नियम दिया, दाहिने हाथ का नियम दिया, जो नियम क्या है, इस तरह है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे क्या, बाएं हाथ का नियम, तो इसमें बाएं हाथ फैलाया गया था, इसमें दाएं हाथ फैलाना होगा। बस समझ रहे, यानी कि सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, यानी कि अपने दाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को समकोणिक एक दूसरे को इस तरह फैलाना है, यानी कि एक दूसरे के बीच में क्या बने, 90 डिग्री का कोण बने या समकोण बने। समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है ना, चाहे लंबवत कह सकते हैं, फैला देना इसे, यहाँ पर बनेगा। तो फिर वही बात, तर्जनी है, मध्यमा है, और क्या है, अंगूठा है। तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो जो हमारा ये मध्यमा अंगूठी है, अंगुली है, वो क्या बताएगा, प्रेरित होने वाली धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, तो बाई चांस दिमाग पर से उतर जाएगा तो फट से ऐसे कर देना है। ठीक ना, देख लेते हैं। करे यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। बात समझ में आया ना, यानी वही बात यहाँ भी कह रहा है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत यानी समकोणिक फैलाएं, तो जो तर्जनी है वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा उस पर लगने वाले धारा की गति की दिशा बतलाएगा, वो नहीं बता रहा है, और गति की दिशा बतलाता है, और तो ये क्या बताएगी, प्रेरित होने वाली धारा की दिशा बतलाती है। ये कौन, किसका नियम है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। तो ये हो गया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और ये हो गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ये तब तक मालूम है क्या है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम।
यानी कि तीनों हमारा क्या होगा, हाथे से काम चल जाएगा। दिमाग पर से उतर जाए तो अंगूठा दिखाएंगे तो मैक्सवेल आ गया, दाहिना हाथ का क्या दिखाएंगे, माने 3 उंगली परस्पर लंबो दिखाएंगे तो कौन आ गया, फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम आ गया। अब बाएं हाथ का दिखाएंगे तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। अब आगे चलते हैं विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो विद्युत जनित्र क्या था, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला या परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित्र के बारे में हम इसके पहले ही पढ़ चुके थे। यानी विद्युत जनित्र क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यानी परिवर्तित करता है या बदलता है। ठीक है, अब इसका वर्णन हम देख लेंगे विस्तार से। अब हम पढ़ना है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा, जिसको डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, यानी कि जिसको डीसी कहा जाता है। इसको प्रतिवर्ती धारा क्या कहता है, अल्टरनेटिंग करंट, या जिसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। तो दिष्ट धारा क्या होता है, तो लगातार जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, एक ही दिशा में लगातार जो धारा प्रवाहित होता है उसको दिष्ट धारा कहते हैं। और जो लगातार बदलते रहता है उसको क्या कहता है, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिष्ट धारा, लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, और इस जनित्र को डायनामो या दिष्ट धारा जनित्र भी कह सकते हैं। बात समझे ना, यानी कि जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। इसको डायनामो भी कह सकते हैं या दिष्ट धारा जनित्र भी कहा जा सकता है, जिसको हम डीसी कहते हैं। ठीक है ना, डीसी कहते हैं, हाँ डीसी कहते हैं क्या। अब आगे बढ़ते हैं, करे प्रतिवर्ती धारा वाला देख ले। ऐसी धारा जिसकी दिशा बदलती रहती है उसे हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इसे जनित्र को, अरे इस जनित्र को प्रतिवर्ती धारा जनित्र कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एसी या अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी धारा जिसकी दिशा क्या होती है, बदलते रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। और जिसकी दिशा लगातार नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पर हम दिखा रहे ग्राफ से, तो जो इस तरह प्रवाहित होगी यानी डायरेक्ट जा रहे हैं, इसकी दिशा बदल रहा है, नहीं बदलती, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिष्ट धारा कह सकते हैं। अगर इसी को ऐसे समझ जाए, यानी कि इस तरह जाएगा, यानी कि इसका दिशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा।